हेलो एवरीवन, एम्बिएंट साइंस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमें मालूम है कि लैंगिक जनन के जो अंग हैं वो लैंगिक जनन के अंग पादपों में, पुष्पों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पुष्पों में पाए जाते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। लैंगिक जनन के लिए हमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। और ये दोनों ही जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, पुष्पों में पाए जाते हैं। मोस्टली जो पुष्प होते हैं उनमें 4 चक्र पाए जाते हैं। उनमें 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज, जिसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। सेकंड नंबर का जो चक्र है वो चक्र होता है दलपुंज, और दलपुंज की इकाई जो होती है उसको हम दल कहते हैं। तीसरा जो चक्र है उस चक्र को हम पुमंग कहते हैं, जो कि एक नर जननांग का कार्य करता है। पुमंग जो है वो एक नर जननांग का कार्य करता है। और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और सबसे भीतरी चक्र जायांग होता है। सबसे भीतरी चक्र जायांग होता है, जो कि मादा जननांग के रूप में जाना जाता है। और ये जो जायांग है इसकी इकाई को हम अंडप कहते हैं। इसकी इकाई को हम अंडप कहते हैं। ये जो दोनों चक्र हैं बाहर वाले, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये विशेष रूप से जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनको हम बाहरी चक्र भी कहते हैं, जो कि जनन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन पुमंग और जायांग पुष्प के वे चक्र हैं जो नर जननांग और मादा जननांग के रूप में कार्य करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं पुमंग, जो कि पुष्पीय पादपों में नर जननांग का कार्य कर रहा है। पुमंग जो है वो एक नर जननांग का कार्य करेगा। पुमंग एंड्रोशियम जिसको बोलते हैं। और तो पुमंग जो है ये एक नर जननांग का कार्य करेगा। पुमंग की जो इकाई है उस इकाई को हम पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। पुमंग या स्टामेन, पुमंग की जो इकाई है उसको पुंकेसर कहते हैं, यानी स्टामेन कहते हैं। एक पुंकेसर के मोस्टली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक पुंकेसर के मोस्टली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं: पूतंतु, परागकोश और योजी उत्तक। पूतंतु, परागकोश और योजी उत्तक। मोस्टली परागकोश कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से। तो ये वाला जो भाग है इस भाग को बोलते हैं पूतंतु। ऊपर जो ये फूली हुई संरचना है, इस फूली हुई संरचना को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और ये बीच में जो है इसको बोलते हैं योजी उत्तक। क्या बोलते हैं? योजी उत्तक बोलते हैं। पुंकेसर के मोस्टली 3 पार्ट हैं: पूतंतु, परागकोश और योजी। जो ये पूतंतु है ये एक लंबा धागेनुमा व्रंतनुमा भाग है। लंबा और व्रंतनुमा भाग है। व्रंतनुमा भाग है।
और ये वृंतनुमा भाग जो है ये इस पुंकेसर को नीचे पुष्पासन से जोड़ता है। पुष्पासन कहाँ है? जहाँ पर पुष्प टिका हुआ है। तो पूतंतु जो है वो लंबा है, वृंतनुमा भाग है जो कि पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, पुष्पासन से जोड़ता है। सेकेंड पार्ट क्या है? परागकोश। इसका मतलब ये तो हो गया पूतंतु, और पूतंतु के ऊपरी सिरे पर एक फूली हुई संरचना है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? परागकोश। तो हम कह सकते हैं कि परागकोश पूतंतु के सिरे पर के शीर्ष भाग पर एक फूली हुई संरचना होती है, एक फूली हुई संरचना होती है। और इस परागकोश में क्या लास्ट में क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। तो परागकोश पूतंतु के शीर्ष भाग पर एक फूली हुई संरचना है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। मोस्टली जो ये परागकोश है, परागकोश जो है ये द्विपालित होता है। मोस्टली परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। इसका मतलब इसकी दो लोब है, एक लोब इस प्रकार से, एक लोब इस प्रकार से। और जो द्विपालित परागकोश है और एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां बनती है। एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां, दो लघु बीजाणु धानियां बनती है। परागकोश द्विपालित संरचना है और एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां बनती हैं। तो हमें पता है कि परागकोश कैसा है? द्विपालित है। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होगी? 4। तो हम कह सकते हैं कि द्विपालित परागकोश में, द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां, लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानी, तो द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। और 4 लघु बीजाणु धानियों के कारण हम इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन भी कह सकते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो एक लोब ये होगी, एक लोब ये होगी। तो एक लोब में 2 लघु बीजाणु धानी, एक लघु बीजाणु धानी ये होगी, एक लघु बीजाणु धानी ये होगी, एक लघु बीजाणु धानी ये होगी, एक लघु बीजाणु धानी ये होगी। तो द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां। तो ये क्या है? लघु बीजाणु धानियां। ये क्या है? लघु बीजाणु धानियां। और इन लघु बीजाणु धानियों में क्या बनेंगे? तो इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। तो मोस्टली द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। और ये हमें अधिकांश जो एडवांस प्लांट हैं, अधिकांश पौधों में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर हमें कई बार द्विपालित परागकोश न मिलकर के एक पालित परागकोश मिलता है। कैसा मिलेगा? तो परागकोश में पालियां कितनी हैं? 1। इसका मतलब वो कैसा है? एक पालित परागकोश है, एक पालित परागकोश है। अब जो एक पालित परागकोश है तो उसमें लघु बीजाणु धानियां कितनी बनेंगी? 2। कंडीशन क्या होगी? इस प्रकार से। तो इसमें लघु बीजाणु धानियां कितनी हैं? 2 लघु बीजाणु धानियां। लघु बीजाणु धानी कितनी होंगी इसमें? 2। और जब 2 लघु बीजाणु धानियां होंगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन। उस कंडीशन को हम
उस कंडीशन को हम बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन को हम बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। परागकोश कैसा है? द्विपालित है, तब तो 4 लघु बीजाणु धानियां, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। और इस प्रकार के परागकोश को हम डाइथिकस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइथिकस परागकोश, मतलब द्विपालित परागकोश। और जो एक पालित वाला परागकोश है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोथिकस परागकोश, जिसमें लघु बीजाणु धानियां 2 हैं। मोस्टली जो मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली, या इसी को हम कॉटन फैमिली भी बोलते हैं, यानी कपास कुल भी बोलते हैं। इस कपास कुल या मालवेसी फैमिली में हमें परागकोश वो एक पालित दिखाई देते हैं। एक अपवाद के तौर पर एक और लिख रहा हूं मैं, उसमें भी कंडीशन तो यही है, उसका भी परागकोश तो एक पालित है। परागकोश कैसा है? एक पालित। परागकोश कैसा है? एक पालित है, लेकिन उसमें लघु बीजाणु धानी एक ही बनती है। इस प्रकार से इसमें लघु बीजाणु धानी एक ही बनती है। आर्कीथोबियम, आर्कीथोबियम एक प्लांट है, और ये आर्कीथोबियम प्लांट में हमें लघु बीजाणु धानी एक ही देखने को मिलेगी। लघु बीजाणु धानी एक ही देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसे मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन भी बोल देते हैं। तो परागकोश कैसा है? द्विपालित हो सकता है, एक पालित हो सकता है, और एक पालित में एक लघु बीजाणु धानी वाला भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पुंकेसर, पुतंतु, परागकोश, योजी, इनके बीच में एक उत्तक है जो कि बाद में 7 उत्तकों के रूप में विकसित हो जाएगा। इसमें कौन से उत्तक मिलेंगे लास्ट में आकर के जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 उत्तकों का निर्माण सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। तो पुमंग जो है उसकी एक इकाई पुंकेसर, पुतंतु, परागकोश, योजी उत्तक। पुतंतु जो था वो लंबे वृंतनुमा भाग था। परागकोश जो है वो द्विपालित हो सकता है, एक पालित हो सकता है, या एक लघु बीजाणु धानी वाला हो सकता है। आगे हम परागकोश का परिवर्धन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परागकोश का परिवर्धन होता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से। तो नेक्स्ट टॉपिक है परागकोश का परिवर्धन। परागकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। देखो, तो जब तरुण परागकोश का हम अध्ययन करते हैं, जब हम तरुण परागकोश का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कुछ हमें इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें अभी किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का भी विभेदन नहीं हुआ है, ना ही अनेक प्रकार की सेल्स हैं वो बनी हैं। बस एक कोशिकाओं का एक गुच्छा या एक ग्रुप लाइक हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ऊपरी ऊपर की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? एपिडर्मिस। ऊपरी ऊपर की सेल्स कैसी होंगी? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल्स क्या होंगी? हाइपोडर्मिस। वो क्या होंगी? हाइपोडर्मिस। अभी तक परागकोश भित्तियों का और आगे जो परागकण बनेंगे, लघु बीजाणु जो बनेंगे, वो अभी बने नहीं है। अभी ये तरुण परागकोश है जिसमें अभी हमें एपिडर्मिस का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जब ये तरुण परागकोश हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये एक गोलाकार या अंडाकार संरचना है, एक गोलाकार या अंडाकार संरचना है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स जो कि हाइपोडर्मिस सेल्स हैं, जो कि कैसी सेल्स हैं? हाइपोडर्मिस सेल्स हैं। ये हाइपोडर्मिस सेल्स आगे चल करके स्पष्ट केंद्रक व घने कोशिका द्रव्य वाली हो जाती है। घने
कोशिका द्रव्य वाली हो जाती हैं। और जब ये इस प्रकार की हो जाती हैं तो उन कोशिकाओं को हम आर्कीस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका कहते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स या प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहा मैंने? एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स जो कि हाइपोडर्मिस हैं, स्पष्ट केंद्रक और घने कोशिका द्रव्य वाली हो जाती हैं। और इन्हीं स्पष्ट केंद्रक और घने कोशिका द्रव्य वाली सेल्स को हम आर्कीस्पोरियल सेल्स या प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें आगे डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे क्या बन गई हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण हो रहा है। और जब आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो 4 लघुबीजाणु धानियाँ होती हैं वहाँ पर ये आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण होने लग गया है। और ये बीच में हमारा जो योजी उत्तक है वो है। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, प्रपशु कोशिकाएं। कौन सी सेल्स हैं? प्रपशु कोशिकाएं। ये प्रपशु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल्स दोनों तरफ विभाजन करती हैं, मतलब बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो हम कह सकते हैं कि आर्कीस्पोरियल सेल क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। विभाजन करेंगी तो ये बाहर की तरफ भी विभाजन करेंगी और अंदर की तरफ भी विभाजन करेंगी। सॉरी। तो जब ये बाहर की तरफ विभाजन करेंगी, तब बाहर की तरफ जब ये विभाजन करेंगी तो ये पीपीसी प्राइमरी पैराइटल सेल्स प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं प्राइमरी पैराइटल सेल्स का निर्माण करती हैं जब आर्कीस्पोरियल सेल्स बाहर की तरफ विभाजन करेंगे। जब ये अंदर की तरफ विभाजन करती हैं तो ये पीएससी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं बीजाणुजनक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्या कहा मैंने? जब आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड करेगी तो ये बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगी और अंदर की तरफ भी डिवाइड करेगी। जब ये बाहर की तरफ डिवाइड करेगी तब तो बनाएगी क्या? पीपीसी प्राथमिक पैराइटल सेल्स प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगी तब क्या बनाएगी? पीएससी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की प्रत्येक कोशिका आगे चल करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करेंगी। किसकी तरह काम करेंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह काम करेंगी। आई मीन पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल की तरह काम करेंगी। और जब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह काम करेंगी तो आगे चल करके ये क्या बनाएंगी? लघु बीजाणु बनाएंगी। आगे चल करके ये क्या बनाएंगी? लघु बीजाणु बनाएंगे। आगे चल करके क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु बनाएंगे। और जो ये पीपीसी बनी है, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो बनी हैं, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं आगे चल करके परागकोश भित्तियों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? परागकोश भित्तियों का निर्माण करती हैं। और ये परागकोश की भित्तियां कौन कौन सी हैं? तो ये परागकोश की भित्तियों का निर्माण करेंगी कौन कौन सी का? एंडोथीसियम, मिडल लेयर यानी मध्य परत और टेपिटम। ये 3 परतों का निर्माण जो है वो परागकोश भित्तियों का जो निर्माण है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा होगा। तो कंडीशन क्या होगी हमारी? कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी।
ये जो बाहर की तरफ है ये वाली, ये बाहर की तरफ है, ये क्या बनाएंगी? पीपीसी। ये क्या है? पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं, जो कि आगे चल करके परागकोश भित्तियों का निर्माण करेंगी। और जो ये अंदर की तरफ है ये वाली, ये क्या बनाएंगी? पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल्स बनाएंगी, जो कि आगे चल करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार से हमारे तरुण कोशिकाओं में परागकोश का परिवर्धन होता है। और इस परागकोश के परिवर्धन में हम देखते हैं कि एपिडर्मिस का निर्माण ही पहले हुआ है। इसका मतलब परागकोश की ये 3 भित्तियों का निर्माण तो होता है किससे? आर्की स्पोरियल सेल से। और बाकी एक जो स्टार्टिंग वाली जो एपिडर्मिस है, इसका निर्माण आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता है। तो प्रश्न ये है कि वह कौन सी भित्ति है या वह कौन सी परागकोश की भित्ति है जिसका निर्माण आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता है? तो हम कहेंगे कि एपिडर्मिस जो है उसका निर्माण आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता है। जो बाकी की जो 3 हैं उनमें हम देखते हैं कि उनका निर्माण परागकोश भित्तियों का जो निर्माण है वो आर्की स्पोरियल सेल से हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परागकोश का परिवर्धन इन आर्की स्पोरियल सेल्स के द्वारा, पीपीसी और पीएससी सेल्स के द्वारा हो जाता है। अब जो हम ये परागकोश की भित्तियां पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे के टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार से परागकोश की जो भित्तियां हैं वो परागकोश की भित्तियां आगे क्या कार्य करती हैं और किस प्रकार से काम करती हैं। तो जो ये परागकोश की भित्तियां हैं, परागकोश की भित्तियों में सबसे पहली जो भित्ति थी वो कैसी थी? एपिडर्मिस थी। कौन सी थी? एपिडर्मिस थी, यानी बाहरी अधिक्रम है एपिडर्मिस है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक लघु बीजाणु रानी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अगर हम इस एक का अध्ययन करें तो इन चारों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होगी? ये सपोज करो कि ये स्ट्रक्चर ये है, तो एपिडर्मिस क्या है? ये बाहर की तरफ जो है एक परती है, ये क्या है? एपिडर्मिस है। सॉरी। तो ये जो एपिडर्मिस है ये हम कह सकते हैं कि ये एक सुरक्षात्मक परत है। कैसी है? सुरक्षात्मक परत है। अच्छा, सुरक्षात्मक परत है, इसके साथ में ये एपिडर्मिस एक बाहरी परत है, हम ये भी कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर है। इसके अलावा हम एक नोट लिख देता हूं मैं, जो आर्क्यूथोबियम है, आर्क्यूथोबियम जो प्लांट है उसमें जो एपिडर्मिस होगी उस एपिडर्मिस में तंतुवत स्थूलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंतुवत स्थूलन पाया जाता है। और इस तंतुवत स्थूलन के कारण हम उससे, यानी आर्क्यूथोबियम की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर तंतुवत स्थूलन के कारण उसको हम एक्सोथीशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एक्सोथीशियम कहते हैं। दूसरी जो लेयर है ये लेयर, दूसरी जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम लेयर। क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम परत। ये कहां पर है? एपिडर्मिस के अंदर की ओर, मतलब एपिडर्मिस के नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे की ओर एंडोथीशियम परत पाई जाती है। अच्छा, याद रखना, जो एंडोथीशियम जो लेयर है उसकी कोशिकाएं जो हैं वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। एंडोथीशियम की सेल्स हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं और इनके कारण ये परागकोश के स्फुटन में भी सहायता करती हैं। क्योंकि हमें पता है कि एंडोथीशियम ये कैसी है? सिंगल सेल थिकनेस है इसकी। कैसी है?
सिंगल सेल थिकनेस, सिंगल सेल का मतलब ये एक कोशिकी इसकी परत है, वो कैसी है, एक कोशिकी है, और इसकी भित्तियों पर, इसकी अरीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। लेकिन ये जो जमाव है ये कई जगह पर अनुपस्थित होता है, लेकिन यह जमाव कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाता है, कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाता है। और जब अल्फा सेलुलोज का जमाव कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टोमियम। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। और इस स्टोमियम वाली जगह पर वो परत पतली रह जाती है, और पतली रह जाती है तो फिर वहाँ से परागकोश का स्फुटन आसानी से हो जाता है। तो अरीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, लेकिन यह जमाव कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाता है, जिसे स्टोमियम कहते हैं। और इसी स्टोमियम के स्थान से एंडोथीसियम पतली रह जाती है। कैसी रह जाती है? पतली रह जाती है, जिसके कारण यह भित्ति परागकोश स्फुटन में सहायक होती है। एंडोथीसियम जो है वो एपिडर्मिस के नीचे की ओर है, इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की हैं और सिंगल सेल थिकनेस है। इसका मतलब ये कैसी है? एकल परती है। कैसी है? एकल परती है। और इसकी जो भित्ति होती है वो वैसे तो पतली होती है, भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, लेकिन इसकी अरीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। और जब ये अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह जमाव नहीं पाया जाता है, उस स्थान को हम स्टोमियम कहते हैं। और इसी स्टोमियम के स्थान से एंडोथीसियम जो है वो पतली रह जाती है, और पतली परत है उससे वहाँ से परागकोश का स्फुटन हो जाता है, जिसके कारण यह भित्ति जो है वो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी जो परत है, तीसरी परत को बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं? मध्य परत, मतलब मिडल लेयर, ये वाली। तीसरी जो परत है वो कैसी है? मध्य परत है। ये 1 से 3 परतीय होती है। ये कैसी होती है? 1 से 3 परतीय, 1, 2 और 3। ये कैसी है? मध्य परत है। कैसी है? मध्य परत है, जो कि 1 से 3 कोशिकी होती है। इसकी कोशिकाएं मृदुतकी होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृदुतकी होती हैं। और मृदुतकी के साथ साथ ये जो मध्य परत है ये अल्पकाली भी होती है। अल्पकाली का मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब इसका कार्य जो है, इसका जो कार्यकाल जो है वो थोड़ा बहुत ही कम होता है, ये अल्पकाली होती हैं। इसके साथ में ये जो मध्य परत की जो मृदुतकी कोशिकाएं हैं ये भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? भोजन संग्रह का कार्य करती है। अच्छा, अब हमें पता चला है कि भाई मध्य परत की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? अल्पकाली हैं और भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। तो जब ये नष्ट होंगी तो ये अपना भोजन जो है वो अगली परत कौन सी है? टेपिटम, उस टेपिटम को स्थानांतरित कर देती है। तो सबसे अंदर की ओर जो परत है उस परत को हम बोलते हैं टेपिटम। उस परत को हम क्या बोलते हैं? टेपिटम। टेपिटम जो है वो एक पोष उत्तक है। पोष उत्तक का मतलब पोषण देने वाला। तो टेपिटम जो वो कैसा है? पोष उत्तक है, न्यूट्रिटिएंट टिश्यू है। पोष उत्तक का मतलब यह विकास कर रहे लघु बीजाणुओं को या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। पोषण प्रदान करने का कार्य करता है।
तो टेपिटम जो है वो एक पोषक है, मतलब न्यूट्रिएंट है जो कि पोषण देने का कार्य करता है। और ये पोषण किसको देगा? विकास कर रहे जो लघु बीजाणु बनेंगे, जो परागकण बनेंगे, उन पराग कणों को, लघु बीजाणुओं को टेपिटम जो है वो पोषण देने का कार्य करेगा। अब मोस्टली पादपों में हम देखते हैं कि जो टेपिटम है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। टेपिटम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली टेपिटम है अमीबीय टेपिटम। टेपिटम के प्रकार कितने प्रकार हैं टेपिटम के? 2। एक पहली है अमीबीय टेपिटम। कौन सी है? अमीबीय टेपिटम। और दूसरी होती है स्रावी टेपिटम, या इसी को हम ग्रंथिल टेपिटम भी बोल देते हैं। स्रावी टेपिटम या ग्रंथिल टेपिटम। टेपिटम मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, अमीबीय टेपिटम और स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम जो है ये प्रिमिटिव प्लांट्स की विशेषता है। आधे पादप जो हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स, आधे पादप जो है, पहले वाले जो पादप हैं उनमें अमीबीय टेपिटम पाई जाती थी, जबकि स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम जो है वो एडवांस्ड प्लांट की विशेषता है। वो किसकी विशेषता है? एडवांस्ड प्लांट्स की विशेषता है। अमीबीय टेपिटम जो है वो जल्दी नष्ट हो जाती है। अमीबीय टेपिटम जो है वो जल्दी नष्ट हो जाती है, जबकि स्रावी टेपिटम जो है वो जल्दी नष्ट नहीं होती है। यह जल्दी नष्ट नहीं होती है। अमीबीय टेपिटम जो है, अब देखो हमें पता है कि टेपिटम जो वो पोषण किससे लेगी? मध्य परत से, क्योंकि हमें पता है कि भाई मध्य परत की जो कोशिकाएं थी वो अल्पकालिक थी, शॉर्ट लिव्ड थी। कैसी थी? शॉर्ट लिव्ड थी। तो ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगी, और इन्होंने जो भोजन संग्रह किया है उस भोजन संग्रह को लेने का काम कौन करेगा? टेपिटम करेगा। तो ये टेपिटम में जो अमीबीय टेपिटम जो होगी, जो कि प्रिमिटिव प्लांट्स में पाई जाती है, ये मध्य परत से भोजन को अब्जॉर्ब करके, यह टेपिटम भोज्य पदार्थ अब्जॉर्ब करके, मतलब अवशोषित करके प्रोटोप्लाज्म बॉडीज या प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है या प्रोटोप्लाज्म बॉडीज का निर्माण करती है। अब हमें ये भी पता है कि भाई अमीबीय टेपिटम जब ये प्रोटोप्लाज्म बॉडीज का निर्माण करेगी भोजन संग्रह करके, तो ये तो जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो जब ये जल्दी नष्ट हो जाएगी तो ये प्रोटोप्लाज्म बॉडीज आगे चल करके पेरीप्लाज्मोडियम बॉडीज या पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण या काय का निर्माण करती है। तो पहले अमीबीय टेपिटम क्या बनाएगी? प्रोटोप्लाज्म बॉडीज, और प्रोटोप्लाज्म बॉडीज आगे चल करके क्या बनाएगी? पेरीप्लाज्मोडियम बॉडीज का निर्माण करती है अमीबीय टेपिटम। जबकि ये जो स्रावी या जो ग्रंथिल टेपिटम है, जो कि जल्दी नष्ट नहीं होती है, यह एक स्पेशल बॉडीज का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं प्रोयूबिस बॉडीज या प्रोयूबिस काय। अब ये भी क्या करेगा? ये स्रावी टेपिटम जो है वो भी यहाँ से भोजन लेगा, और यहाँ से भोजन अब्जॉर्ब करके एक स्पेशल बॉडीज का निर्माण करता है। उस स्पेशल बॉडीज को क्या कहते हैं? प्रोयूबिस बॉडीज। ये जो प्रोयूबिस बॉडीज है, जब ये नष्ट होगी, टेपिटम जब नष्ट होगी और जब इसके पास में प्रोयूबिस बॉडीज बन जाएगी, तो जब ये प्रोयूबिस बॉडीज जो है इसके ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन का आवरण आ जाता है। किसका आवरण आ जाएगा? स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है, इसकी कवरिंग बन जाती है। क्योंकि हमें पता है कि जब टेपिटम नष्ट हो जाएगी तो टेपिटम अंदर की ओर क्या होगा? टेपिटम के अंदर की ओर क्या होगा? पीएससी वाला पार्ट होगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होंगी, जो कि आगे चल करके क्या बनाएंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चल करके क्या बनाएंगी? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु आगे चल करके क्या बनाएंगे? परागकण कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रोयूबिस बॉडीज, जब ये स्रावी टेपिटम नष्ट हो जाएगा तो प्रोयूबिस बॉडीज कहाँ जाएगी? लघु बीजाणुओं को पोषण देने के लिए जाएगी, और वहां पर प्रोयूबिस बॉडीज
स्पोरोपोलिन के आवरण के कारण किस में बदल जाएगी? यूबिस बॉडीज में। किस में बदल जाएगी? यूबिस बॉडीज में बदल जाएगी। और जब ये यूबिस बॉडीज में बदल जाएगी तब ये यूबिस बॉडीज यानी स्पोरोपोलिन जो है वो परागकण का बाह्य चोल के निर्माण में मदद करेगी। तो स्रावी टेपिटम जो एडवांस प्लांट की विशेषता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है। स्रावी टेपिटम जो है वो यहाँ से भोजन संग्रह करके, मतलब मध्य परत से भोजन संग्रह करके एक स्पेशल बॉडीज का निर्माण करते हैं। उस स्पेशल बॉडीज को हम प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। और ये प्रोयूबिस बॉडीज आगे चल करके इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का आवरण बन जाता है। और ये स्पोरोपोलिन आगे चल करके, मतलब ये जो प्रोयूबिस बॉडीज है ये यूबिस बॉडीज में बदल जाती है। मोस्टली जो टेपिटम के जो कार्य हैं कि भाई टेपिटम का काम क्या होगा, तो टेपिटम का जो मोस्टली जो कार्य है वो है कि ये जो टेपिटम जो है ये लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण देने का काम करती है। क्या करती है? पराग कणों को यानी विकास कर रहे लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा ये केलेज एंजाइम का भी निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? केलेज एंजाइम का भी निर्माण करेगी। हमें पता है कि जब चतुष्क में जब वो ये जो लघु बीजाणु जब चतुष्क में व्यवस्थित हो जाएंगे और जब परागकोश का स्फुटन होगा तो उस परागकोश के स्फुटन में इस केलेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो ये जो लघु बीजाणु होंगे वो कैलोज परत की सहायता से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो उस कैलोज परत को तोड़ने के लिए केलेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और ये केलेज एंजाइम से लघु बीजाणु वो पृथक हो जाते हैं और परागकोश का स्फुटन हो जाता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो ये था हमारा परागकोश की भित्तियों का टॉपिक, परागकोश की भित्तियां, जिसमें हमने एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक है अब ये तो था पीपीसी वाला पार्ट कि भाई पीपीसी बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनी और प्राइमरी पैराइटल सेल से परागकोश की भित्तियां बन गई। लेकिन जो पीएससी थी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो थी वो आगे चल करके क्या करती हैं? ये आगे चल करके इनमें समसूत्री विभाजन होते हैं। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं इनका प्लोइडी लेवल कैसा होता है? 2-1, द्विगुणित होती हैं। लेकिन ये जो लघु बीजाणु जो बने हैं, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। हमें पता है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तब एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, जो कि चारों सेल्स कैसी होंगी? अगुणित होंगी। तो देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी हैं? 2n है। और जब उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये जो चारों लघु बीजाणु जो हैं, ये चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में या टेट्राड कंडीशन यानी चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। किसके रूप में व्यवस्थित रहते हैं? चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और
लघु बीजाणु जनन के दौरान किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और ये लघु बीजाणु जो हैं इनका प्लोडी लेवल कैसा होगा? n होगा। और ये किस रूप में व्यवस्थित होंगे? चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जो लघु बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से पाई जाती है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे है लघु बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था। लघु बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था। तो नाम से पता चल रहा है भाई लघु बीजाणुओं को चतुष्क व्यवस्था है। इसका मतलब लघु बीजाणु कितने हैं? 4 हैं। तो लघु बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था मुख्य रूप से 5 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, मोस्टली जो है वो 2 ही है। नंबर 1 चतुष्फलकीय। कैसा हो सकते हैं? टेट्रागोनल हो सकता है, चतुष्फलकीय हो सकती है, या आइसोबाइलेटरल हो सकती है, मतलब समद्विपार्श्विक हो सकती है, या क्रोसित हो सकती है। कैसी हो सकती है? क्रोसित। या टी शेप्ड हो सकती है, टी के आकार की हो सकती है, या रेखिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है। रेखीय लिख सकते हो, रेखिक हो या रेखीय एक ही बात है। तो लघु बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था जो है वो मोस्टली 5 प्रकार से हो सकती है। चतुष्फलकीय हो सकती है, समद्विपार्श्विक हो सकती है, क्रोसित हो सकती है, टी शेप्ड हो सकती है और रेखीय हो सकती है। जो चतुष्फलकीय जो व्यवस्था होगी वो मोस्टली किस प्रकार से देखने को मिलेगी? वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी, इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि यहां पर 3 लघु बीजाणु हमें एकदम सामने दिखाई दे रहे हैं और एक लघु बीजाणु इनके पीछे व्यवस्थित है। इस प्रकार की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। और मोस्टली जो द्विबीजपत्री पादप हैं, मोस्टली जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो कि ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका रही होगी, ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका रही होगी, तो हमें पता है कि जब विभाजन होता है तो पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहां पर क्या होगा कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा। तो जब केंद्रक का विभाजन होगा तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे। लेकिन अब यहां पर तुरंत कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, फिर से दूसरा केंद्रक विभाजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएंगे और एक इनके पीछे व्यवस्थित हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहां पर हम देखते हैं कि भित्तियों का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय में व्यवस्था कैसी होगी? इस प्रकार से पहले केंद्रक विभाजन पहला होगा, उसके बाद में फिर से केंद्रक विभाजन होगा, लास्ट में कहीं पर जाकर के कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था द्विबीजपत्री पादपों में मोस्टली देखी जाती है। यहां पर जो भित्ति निर्माण हो रहा है, यहां पर जो भित्ति निर्माण हो रहा है वो परिधि से केंद्र की तरफ होता है। किधर होता है? परिधि से केंद्र की तरफ होता है। समद्विपार्श्विक, इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसका मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्र का विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, उसके बाद में फिर से केंद्र का विभाजन होगा और उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब मान लो कि ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका रही होगी, इसमें पहले K1 हुआ, तो इसका मतलब एक केंद्रक से कितने बन गए? 2 बन गए। और फिर क्या होगा? भित्ति निर्माण होगा। फिर क्या होगा?
भित्ति निर्माण तो एक सेल ये थी, एक सेल मान लो ये थी, अब भित्ति निर्माण और फिर से K2 और फिर से दोबारा से C2। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन मोस्टली जो मोनोकोट प्लांट्स जो हैं, एक बीजपत्री प्लांट जो हैं, उनमें देखने को मिलती है। चतुष्फल की द्विबीजपत्री में और समद्विपार्श्विक मोनोकोट्स मतलब एक बीजपत्री में देखने को मिलती है। मोस्टली तो ये दो ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर हमें क्रॉसित, टी शेप्ड और रेखिक भी देखने को मिल जाता है। क्रॉसित जो है उसकी कंडीशन हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसका मतलब दो लघु बीजाणु दानी, जो दो लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे के समकोण पर हैं। लघु बीजाणु कहाँ मिलेंगे? समकोण पर व्यवस्थित रहते हैं। लघु बीजाणु समकोण पर व्यवस्थित देखने को मिलते हैं। ये व्यवस्था जो होगी वो हमें क्रॉसित व्यवस्था देखने को मिलती है। टी शेप्ड में कुछ इस प्रकार से देखने को व्यवस्था मिलेगी। इस प्रकार से दो अनुप्रस्थ होंगे, दो अनुलंब होंगे। जबकि रेखिक में हमें तीनों ही कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। तीनों एक ही लाइन में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो रेखिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की कंडीशन टी शेप्ड, उदाहरण के तौर पर एरिस्टोलोकिया है, एरिस्टोलोकिया में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। और क्रॉसित जो व्यवस्था है वो हमें मोस्टली मैग्नोलिया में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? मैग्नोलिया में देखने को मिलती है। और जो रेखिक व्यवस्था है वो हेलोफिला प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो ये होगी परागकोश की चतुष्क व्यवस्था। और इस परागकोश की चतुष्क व्यवस्था में हमने देखा कि परागकोश जो हैं, जो चार परागकोश जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बने हैं, वो जो ये लघु बीजाणु जो बने हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ये लघु बीजाणु चतुष्क व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब चार चार में व्यवस्थित रहते हैं। उनमें एक हमने पढ़ा है चतुष्फलकीय, एक पढ़ा है समद्विपार्श्विक, नेक्स्ट पढ़ा है क्रॉसित, एक पढ़ा है टी शेप्ड और एक पढ़ा है रेखिक। एक छोटा सा टॉपिक और इसी में ऐड कर देता हूं, परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है? परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन, डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो परागकोश का स्फुटन में हमने देखा है कि जो परागकोश की जो एंडोथीशियम लेयर थी, परागकोश की जो एंडोथीशियम लेयर थी, वहां पर हमने देखा कि अल्फा सेलुलोज का जमाव कुछ स्थानों पर नहीं हुआ था, और जहां पर नहीं हुआ था वहां पर भित्ति पतली रह जाती है, और पतली भित्ति होने के कारण वह भित्ति परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है और उसकी भित्तियां फूट जाती हैं, फट जाती हैं, और उसे परागकण है वो बाहर निकल जाते हैं। और जब परागकण बाहर निकल जाते हैं तो उस कंडीशन को हम परागकोश का स्फुटन कहते हैं। अलग अलग पादपों में परागकोश का स्फुटन अलग अलग देखने को मिलता है। किसी में ये अनुप्रस्थ हो सकता है, किसी में ये छिद्रित हो सकता है, किसी में ये कपाटीय हो सकता है, किसी में ये अनुलंब हो सकता है, या और अनेक विधियां हो सकती हैं। अनुप्रस्थ हो सकता है, छिद्रित हो सकता है, कपाटीय हो सकता है। तो ये परागकोश का स्फुटन है। अलग अलग प्रकार के पादपों में अलग अलग प्रकार का स्फुटन देखने को मिलता है। आज का टॉपिक हमारा पुमंग रहा। इस टॉपिक में हमने किस प्रकार से परागकोश का परिवर्धन होता है, परागकोश का परिवर्धन, परागकोश का परिवर्धन
इसके अलावा परागकोश की भित्तियां, परागकोश की भित्तियां, इसके अलावा लघु बीजाणु जनन, इसके अलावा लघु बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था, बीजाणुओं की चतुष्क व्यवस्था और परागकोश का स्फुटन। ये टॉपिक आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। परागकोश का परिवर्धन, इसकी भित्तियां, लघु बीजाणु जनन, चतुष्क व्यवस्था और परागकोश का स्फुटन। आगे आने वाले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के और भी जो वीडियो हैं उसमें जैसे नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होगा, परागण किस प्रकार से होगा, अंडकों का निर्माण किस प्रकार होगा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार होगा, और भी इसी सीरीज में हम और अनेक वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।